I, Chaman Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Model Senior Secondary School, Baldwada, District Mandi, welcome you all for my lecture number 12, class 10 plus 2, subject chemistry, unit 11th, and the topic is alcohol, phenols and ethers. इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स पढ़ेंगे। तो इसके सब टॉपिक्स हैं: A. Reaction of ethereal oxygen. B. Reaction involving cleavage of CO bond. And C. Reaction of alkyl group. Now, let us start chemical properties of ethers. देखिए भी, ईथर्स आर इनर्ट एंड स्टेबल कंपाउंड। ईथर जो हैं काफ़ी इनर्ट होते हैं और स्टेबल कंपाउंड होते हैं। क्यों? लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है इनमें। जो ऑक्सीजन बीच में ग्रुप होता है वो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर दैट इज ऑक्सीजन बॉन्ड, दोनों तरफ को बॉन्ड है ओ ओ, ये वाले बॉन्ड्स, डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव साइट, इनमें कोई एक्टिव साइट नहीं होती है। ईथर्स अंडरगो केमिकल रिएक्शंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होते हैं। लेट अस मूव फर्दर। फर्स्ट ए पार्ट जो हमारा है दैट इज रिएक्शन ऑफ ईथरल ऑक्सीजन, एक्शन ऑफ एयर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ peroxides. On exposure to sunlight, ethers slowly reacts with oxygen from air to form hydroperoxides और peroxides. जब ईथर्स को सनलाइट में हम एक्सपोज करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपेरोक्साइड और पेरोक्साइड्स बनाती हैं। ये देखिए, दिस इज इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर है। जब ये ऑक्सीजन के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। दिस कंपाउंड इज 1 इथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। तो ये रिएक्शन होता है जो एयर की ऑक्सीजन है उसका डाई इथाइल ईथर के साथ। तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। These hydroperoxides are explosive, ये एक्सप्लोजिव होते हैं। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ ईथरल ऑक्सीजन में ही जो सेकंड है दैट इज एक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट। द ईथर मॉलिक्यूल एक्ट्स एज लुईस बेस as the oxygen atom of ether molecule have 2 lone pairs. These dissolve in cold concentrated mineral acids. अब ये एसिड्स होते हैं H2SO4 और HCl to form salt called oxonium salts. तो ये रिएक्शंस हम देखते हैं। डाई इथाइल ईथर, इसका रिएक्शन कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये देखिए क्या बन गया हमारा, दिस इज डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो लोन पेयर्स हैं, एक H पॉजिटिव H2SO4 का लोन पेयर्स के साथ अटैच हो जाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि पूरे स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो HSO4 नेगेटिव बाहर से लग गया। ये एक सॉल्ट बन जाता है जिसका नाम है डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब दूसरा रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl के साथ, डाई इथाइल ईथर का कंसंट्रेटेड HCl के साथ जो कि कोल्ड होता है, जो ये देखिए वहीं पे हाइड्रोजन H पॉजिटिव HCl का ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन इज हैज़ 2 लोन पेयर्स, एक लोन पेयर के साथ ये H पॉजिटिव अटैच हो जाता है और क्लोरीन बाहर से, क्लोराइड आयन बाहर से, तो इसका नाम हो जाता है डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन
क्लोराइड। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन होता है ईथर्स का। नेक्स्ट, थर्ड, रिएक्शन विद लुईस एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। लुईस एसिड के साथ इनका रिएक्शन बिकॉज दीज ईथर्स आर लुईस बेसिस। बीइंग लुईस बेसिस, ईथर्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विद लुईस एसिड सच एज BF3, AlCl3 एटसेट्रा। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज ईथरेट्स। देखिए रिएक्शन, दिस इज इथॉक्सी इथेन, या जिसको हम डाईइथाइल ईथर भी बोलते हैं। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं BF3, बिकॉज ऑफ दिस बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये लुईस एसिड है, ये इसके साथ रिएक्शन करके बिकॉज ये लोन पेयर बोरोन को दे देगा। बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है और हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका नाम बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथरेट, ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा द्वारा इथॉक्सी इथेन। ये RMgX ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ग्रिग्नार्ड रेजेंट मैग्नीशियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये डेटिव बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ दो हमारे ये जो इथॉक्सी इथेन है ये डोनेट कर देते हैं मैग्नीशियम को, और इस तरह से हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रेजेंट ईथरेट। तो ये रिएक्शन विद लुईस एसिड है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ये आपके सामने है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। फर्स्ट, क्लीवेज बाय हैलोजन एसिड। Carbon oxygen bond in ethers can be cleaved by heating with hydroiodic acid HI and hydrobromic acid HBr at 373 Kelvin to form alcohol and an alkyl halide। ये देखिए ये जनरल रिएक्शन है ईथर, ये HX हाइड्रोजन हेलाइड कोई भी हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन 373 केल्विन पे अल्कोहल बनेगा और अल्काइल हेलाइड बनेगा। एक R निकल करके X के साथ अटैच होकर के RX अल्काइल हेलाइड बनाएगा और दूसरा ROH के साथ मिलकर के अल्कोहल बना देगा। वट जो स्मॉलर R ग्रुप होगा अल्काइल हेलाइड में, जो अल्काइल की चेन स्मॉलर होगी वो रिएक्ट करेगी X के साथ। ये देखिए दिस इज डाई इथाइल ईथर, जनरल रिएक्शन है ये, HI के साथ रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन है ये हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ 373 केल्विन के ऊपर CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल बन गया और इथाइल आयोडाइड CH3CH2 और बॉन्ड I इथाइल आयोडाइड बन गया। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड में हेलोजन एसिड के साथ ईथर्स का रिएक्शन। क्लीवेज बाई हेलोजन एसिड में इफ एक्सेस एसिड इज यूज द इथेनॉल रिएक्ट्स फर्दर विद हेलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हेलाइड। ये देखिए अगर ये हाइड्रोजन हेलाइड हम एक्सेस में लेंगे तो 2 RX और वाटर मॉलिक्यूल बाहर, दोनों R क्या बना देंगे, अल्काइल हेलाइड बनाएंगे। ये देखिए डाइथाइल ईथर 2HI हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन 373 केल्विन पे इथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल इथाइल आयोडाइड के बन जाएंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली साइक्लिक ईथर्स are easily cleaved by HBr or HI to form dihaloalkanes। ये देखिए दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF इसका शॉर्ट नेम है। ये 2HI अगर एक्सेस लिया है तो ये क्लीवेज हो जाएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दोनों हाइड्रोजन मिलके वाटर बना देगा और दोनों टर्मिनल के ऊपर आयोडीन लग जाएगा। ये देखिए एक टर्मिनल के ऊपर भी आयोडीन, दूसरी टर्मिनल के ऊपर भी आयोडीन, बिकॉज यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है और साथ में हमें वाटर मॉलिक्यूल मिल गया।
द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इज HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर दूसरे नंबर पे HBr और तीसरे नंबर पे HCl रिएक्टिव है। तो ये है रिएक्टिविटी और ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ HI का रिएक्शन। क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स, और ये फॉलो होता है SN2 मैकेनिज्म। अनसिमेट्रिकल ईथर्स देखिए इथाइल मिथाइल ईथर है और HI के साथ रिएक्शन हुआ तो जो ये शॉर्ट मिथाइल ग्रुप है, इथाइल से छोटी है चेन, तो ये आयोडीन के साथ अटैच होकर के मिथाइल आयोडाइड बनाएगा और इथाइल अल्कोहल बना देगा। ये अनसिमेट्रिकल ईथर में ऐसा होता है, शॉर्ट जो चेन होगी उसके साथ हैलोजन का जो हैलोजन पार्ट है, हैलोजन एसिड का जो हैलोजन पार्ट है यानी कि आयोडीन यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा स्मॉलर ग्रुप के साथ। अब ये देखिए आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर है। ये रिएक्शन HI के साथ 373 केल्विन के ऊपर CH3I छोटे ग्रुप के साथ आयोडीन लग गया मिथाइल आयोडाइड और प्रोपेन 2 ओल हमें वापिस मिल जाएगा। तो ये रिएक्शन है क्लीवेज बाई हैलोजन एसिड और ये रिएक्शन अनसिमेट्रिकल ईथर्स के केसेस में। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर्स with two different alkyl group, the site of the cleavage is such that the halide is formed from the alkyl group which is smaller in size। जो स्मॉलर साइज होता है अल्काइल हेलाइड वहीं से हमें मिलेगा। तो ये रिएक्शन थे क्लीवेज बाई हैलोजन एसिड। और क्लीवेज बाई हैलोजन एसिड्स में ही क्लीवेज ऑफ अल्काइल एराइल यानी कि फिनोलिक ईथर की क्लीवेज किस तरह से होती है, ये देखो एनिसोल है हमारे पास, मिथॉक्सी बेंजीन जिसका नाम है, HI के साथ रिएक्शन हुआ इसका, फिनोल हमें मिल गई OH और मिथाइल आयोडाइड हमें मिल गया। ये रिएक्शन है फिनोलिक ईथर्स का। क्लीवेज ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर्स, अब ये देखो बेंजाइल अल्काइल ईथर है, बेंजाइल मिथाइल ईथर, ये बेंजाइल ग्रुप यहाँ तक का जो ग्रुप होता है ये बेंजाइल ग्रुप होता है। OCH3 ये मिथॉक्सी ग्रुप साथ में लग गया यानी कि बेंजाइल मिथाइल ईथर बन गया हमारा। और HI के साथ इसका रिएक्शन देखिए ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करेगी सीधा डायरेक्ट H पॉजिटिव को लोन पेयर दे देगी और ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आयोडीन बाहर निकली या आयोडीन प्लस होगी तो HI बन जाएगा हमारे पास और H पॉजिटिव यहाँ लग गया और CO बॉन्ड की अब क्लीवेज होगी, यहाँ से C और O बॉन्ड ये जो है ये हमारी क्लीवेज हो जाएगी और हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारे पास, ये क्लीवेज हो गई, ये मिथाइल अल्कोहल हमारे पास बन गया, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेंजाइल जो कार्बोकेटायन बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे C, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन वहाँ चली जाएगी और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फास्ट अटैक होगा ये, और हमारे पास बेंजाइल आयोडाइड हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आयोडीन पार्ट है ये हमारे बेंजाइल ग्रुप के साथ चला गया जो हमें देखने में बिगर लगता है, मिथाइल ग्रुप के साथ नहीं गया। दिस इज़ ड्यू टू, यहाँ पे अगर मिथाइल कार्बोकेटायन बनता और दूसरा हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटायन बना है तो दोनों में जो स्टेबिलिटी है वो बेंजाइल कार्बोकेटायन की ज़्यादा है और वो बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा क्यों है, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटायन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में ही क्लीवेज बाई सल्फ्यूरिक एसिड on heating with dilute sulfuric acid under pressure, ethers are hydrolyzed to give alcohols. This is ethoxyethane या डाईइथाइल ईथर, वाटर के साथ रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और इसको गर्म किया, हीट किया तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बन जाएगा।
दो मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के बन जाएंगे। और नेक्स्ट डाई इथाइल ईथर H2SO4 के साथ अगर हम डायरेक्ट हीट करें तो इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2O SO3H इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमें मिल जाएगा। अगर वाटर की प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इथाइल अल्कोहल यानी कि H2O अटैच हो जाएगा, क्लीवेज होगी यहाँ से। लेकिन अगर H2SO4 अकेला है तो हमें इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और इथाइल अल्कोहल मिलेगा। तो ये रिएक्शन था हमारा क्लीवेज बाई सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन था ये। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में ही क्लीवेज विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ethers react with PCl5 on heating to form alkyl chloride as a result of CO bond cleavage। अब देखिए ये CO बॉन्ड की क्लीवेज होगी PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में साथ जब हीट करेंगे तो इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे प्लस फास्फोराइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। फास्फोराइल क्लोराइड POCl3 इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड में ही क्लीवेज बाई एसिड क्लोराइड ईथर्स रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड in the presence of anhydrous zinc chloride to give alkyl halide and esters। ये देखिए इथॉक्सी इथेन डाइथाइल इथर हमारे पास है, ये एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास CH3CH2Cl यहाँ से बॉन्ड टूटा, Cl बॉन्ड यहाँ लग गया और ये कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और हमारे पास इथाइल एसीटेट CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5 ये इथाइल एसीटेट यानी कि एस्टर हमें मिल जाएगा। इसकी क्लीवेज यहाँ से होगी, क्लोरीन यहाँ CH3CH2Cl लग जाएगा और जो ये वाला ग्रुप है CH3CO ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ अटैच हो जाएगा और एस्टर हमें दे देगा। तो ये रिएक्शन था बाई एसिटाइल क्लोराइड। अब हाउएवर विद एनहाइड्राइड्स, अगर इसी रिएक्शन को हम एनहाइड्राइड के साथ करेंगे तो ओनली एस्टर्स आर फॉर्म्ड, इथाइल क्लोराइड हमें नहीं मिलता है। दिस इज डाई इथाइल ईथर और ये एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसके साथ रिएक्शन होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ और इसको हीट भी करना पड़ेगा। तो हमें ये देखिए दो एस्टर के मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट, इसको हम एस्टर बोलते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे। तो ये रिएक्शन था रिएक्शन विद एनहाइड्राइड्स और जिसमें हमें एस्टर ही मिलते हैं। तो ये हमारे पास दो रिएक्शन थे, क्लीवेज बाई एसिड क्लोराइड एंड आल्सो एसिड एनहाइड्राइड्स। अब नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में जो हमारे पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनके साथ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है हैलोजिनेशंस। ईथर्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन डार्क टू गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ईथर्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन डार्क टू गिव सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। ये देखिए डाई इथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3 ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ डार्क में, HCl बाहर निकल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट जो ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है वहाँ का हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl बना देगा और 1 क्लोरो डाइथाइल ईथर हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट
क्लोरीन के साथ ही डार्क में एक और HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये जो कार्बन दूसरी तरफ का ऑक्सीजन के दूसरे साइड का जो कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल करके यहाँ पे वन डैश का मतलब है ऑक्सीजन के साथ जो दूसरा कार्बन है उस पहले कार्बन से के ऊपर डाई इथाइल ईथर हमें मिल गया। तो ये रिएक्शन था हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शंस। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एक्सेस ऑफ क्लोरीन ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड। अब लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम हमारे डिस्प्लेस हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। एच न्यू ये लिख दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3, यानी कि पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर हर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से और इसका नाम है पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। दीज आर द रिएक्शन ऑफ हेलोजिनेशंस और 10 हमें HCl मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। अगर हमारे पास एरोमेटिक ईथर है तो उनमें रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। एल्कोक्सी ग्रुप इन ईथर इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब हम इसको देखते हैं कि भाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये एल्कोक्सी ग्रुप है OR। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं हमारे पास। अब ये पहला लोन पेयर क्या करता है, इस तरफ को आ जाता है और ये जो यहाँ बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पे 2 लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पेयर हो जाता है और डबल बॉन्ड बन गया। तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर खत्म हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेकर के यहाँ पे लोन पेयर डेवलप हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड है ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप के कारण ये जो हमारे पास ईथर है इट हैज़ 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हैंस इट स्टेबलाइजेज दिस ईथर एंड देखिए ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप है, पैरा पोजीशन पे और यहाँ फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन पे ही, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया ईथर। अब इसको देखते हैं आगे। फर्स्ट हेलोजिनेशन, फिनाइल एल्काइल ईथर अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन सच एज, ये देखिए एनिसोल है हमारे पास 2Br2 के साथ इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में, ये देखो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, 1 ब्रोमो 2 मिथॉक्सी बेंजीन और इसको हम बोलते हैं ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगी, 1 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी। अब ब्रोमीन को प्रेफरेंस देंगे हम, 1 ब्रोमो 4 मिथॉक्सी बेंजीन और पैरा ब्रोमो एनिसोल जिसका जो मेन प्रोडक्ट होगा प्लस 2 HBr। अब ये मेन प्रोडक्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन है ये ऑक्सीजन से हिंड्रेंस एक्सपीरियंस करता है, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा ब्रोमो एनिसोल ही होता है। तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गया हमारा। अब उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिसोल अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम हैलाइड। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखते हैं हम। ये हमारे पास एनिसोल है प्लस मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ गया हमारे पास। दिस इज 2 मिथॉक्सी टोल्यून
इट इज 2 मिथॉक्सीटोल्यून और माइनर प्रोडक्ट है, और 4 मिथॉक्सीटोल्यून इट इज मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप लग गया तो दिट इज नोन एज एल्काइलेशन। Friedel-Crafts acylation. Anisole undergoes Friedel-Crafts alkylation and acylation in presence of anhydrous aluminum hydride। अब हम Friedel-Crafts acylation देखते हैं। acylation में क्या है, CH3COCl इसके साथ रिएक्शन एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, या फोर्थ पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे COCH3 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन यानी कि मेजर प्रोडक्ट। ये पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट और ऑर्थो पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और की प्रेजेंस में होता है। तो ये था फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। Next, nitration. Anisole when treated with a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4, it gives ortho and para compounds। ये देखिए, दिस इज एनिसोल, H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, यानी कि 2 नाइट्रो एनिसोल माइनर प्रोडक्ट होगा ये, और 4 नाइट्रो एनिसोल ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये रिएक्शन होता है नाइट्रेशन का भी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो दीज आर रिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक ईथर्स। मिथाइल 2 नाइट्रोफिनाइल ईथर एंड मिथाइल 4 नाइट्रोफिनाइल ईथर, इनके IUPAC नेम्स हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ईथर्स। अब देखिए यूजेस ऑफ ईथर्स में सबसे पहले डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। फर्स्ट है इसका कि डाई इथाइल ईथर इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, गम्स, रेजिन्स एटसेट्रा। सेकंड है इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी, बेहोशी के लिए सर्जरी में इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, इसका रेफ्रिजरेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए रिएक्शन मीडियम इन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शंस एंड ग्रिग्नार्ड रेजेंट सिंथेसिस। इन दोनों रेजेंट की सिंथेसिस में ये काम आता है। अब डाई इथाइल ईथर व्हेन मिक्स्ड विद अल्कोहल इट एक्ट्स एज डीनेचुरेंट and the mixture is used as petrol substitute under the trade name TRADE, under the trade name नेटालाइट। तो डाई इथाइल ईथर को जब अल्कोहल के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो डीनेचुरेंट बन जाता है, ये अल्कोहल को पीने योग्य नहीं बनाता। एंड द मिक्सचर यूज्ड एज पेट्रोल सब्सटीट्यूट अंडर द ट्रेड नेम नेटालाइट। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन परफ्यूमरी एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मोकलेस पाउडर। तो ये यूजेस थे हमारे पास डाई इथाइल ईथर के। नेक्स्ट, डाई मिथाइल ईथर CH3O CH3, इसके यूजेस। डाई मिथाइल ईथर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड एज ए रेफ्रिजरेंट, इसका यूज भी रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। इट इज यूज्ड एज ए लो टेम्परेचर सॉल्वेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर स्प्रेज, स्प्रे करने के लिए प्रोपेलेंट का काम भी करता है और लो टेम्परेचर सॉल्वेंट है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ बाई फ्रीजिंग ऑन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हम फूड स्टफ को फ्रीज कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। अब इसका यूज, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इज यूज्ड एज एन
डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इज यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड फॉर रिड्यूसिंग नॉकिंग ऑफ पेट्रोल। जो नॉकिंग पेट्रोल की आवाज़ होती है नॉकिंग इंजन में, उसको रिड्यूस करने के लिए डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डाईबिनाइल ईथर। डाईबिनाइल ईथर इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एंड इज कंसिडर्ड बेटर देन डाईइथाइल ईथर बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड एक्शन एंड रैपिड रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। तो ये डाईबिनाइल ईथर का हमारे पास यूज है। नेक्स्ट है डाईफिनाइल ईथर। इसका यूज, डाईफिनाइल ईथर इज यूज्ड एज हीट ट्रांसफर मीडियम बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 531 केल्विन। तो ये हीट ट्रांसफर मीडियम के रूप में यूज। इट इज आल्सो यूज्ड वाइडली इन सोप एंड परफ्यूम इंडस्ट्री। तो परफ्यूम और सोप इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए प्रोसेसिंग एड इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिएस्टर। तो पॉलिएस्टर की प्रोडक्शन में भी ये प्रोसेसिंग एड के रूप में काम आता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ ईथर्स। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई यूनिट नंबर 11 दैट इज अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। होप यू विल enjoyed my teaching and also gone through the whole syllabus and learned from your core of heart। तो आपने इसके अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं और हार्ड पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू बीइंग विद मी।